हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी के पीवाईक्यूज जो कि आपके यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए हैं। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो कि टॉपिक था हमारा संविधान पर विदेशी प्रभाव एंड संविधान की प्रस्तावना, उसकी विषय वस्तु और उसके इम्पोर्टेंस की बात की थी हमने लास्ट क्लास में। उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस थे हमने वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमारे लेक्चर नंबर 2 में, जो कि पॉलिटी का पीवाईक्यू सेशन चल रहा है हमारा। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और उनके विभिन्न भागों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम एंड योर टाइम। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है उसके अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे दिया है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो लगाइए इसको, व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में आते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में। भाग 2 में क्या आता है? भाग 2 में आता है नागरिकता। देन भाग 4 में आता है नीति निदेशक तत्व, जो डीपीएसपी है। तो भाग 4 में डीपीएसपी आएंगे। एंड मौलिक कर्तव्य किस किस में आएगा? मौलिक कर्तव्य आएगा 4A में। ठीक है, इसमें आएगा, ये देखो रहा 4A में मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग 2 में नागरिकता एंड भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा हमारा? पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर कौन सा आएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो आइए देखेंगे ऑप्शंस में, ये रहा 1 3 4 2, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को 22 भागों और 395 अनुच्छेदों में बांटा गया है। सो फ्रेंड्स, संविधान के भाग और विषय हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। देन हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है आपको और बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है तृतीय अनुसूची, देन उसके बाद उसके विषय दिए हैं, आपको बताना है कि तृतीय अनुसूची में क्या है। देन उसके बाद दिया है चतुर्थ अनुसूची, फिर है 7वीं अनुसूची और फिर है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। डी पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी पे 3 कौन सा है? ये रहा डी पे 3। आप इसी ऑप्शंस के जरिए आप आंसर को लगा सकते हो। तो डी पे 3 ये हो गया भाषाएं। फिर सी पे 4 7वीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। देन बी का 1 हो जाएगा यहाँ पे। चतुर्थ अनुसूची में है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन एंड तृतीय अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और ये यूपीपीसीएस प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो हिंदी को जो हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। एंड संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो किसमें की गई है? संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है।
नीचे दिए गए राज्यों में से कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो 371 से लेकर 371 यों तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन राज्यों के नाम देख लेते हैं। तो पहला नाम है महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, फिर नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक एवं गोवा, जबकि केरल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करना और जनजातीय लोगों के आर्थिक व सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। इसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 52वें संविधान के संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? मैथिली, संथाली, डोगरी या बोडो? तो इसमें आंसर तो कुछ नहीं दिया है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, क्योंकि ये यूपी PCS RO प्री 2021 में पूछा गया है। इसमें दिया है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। तो इसमें चारों ही करेक्ट हो जाएंगे, मैथिली, संथाली, बोडो एंड डोगरी, क्योंकि इसमें चारों ही भाषाओं को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और इसमें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उन्होंने इसका उत्तर बी माना था। आई डोंट नो किसके अकॉर्डिंग इन्होंने बी माना है, क्योंकि इसमें चारों ही भाषाओं को इस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। और बट आयोग के द्वारा जो प्रश्न का उत्तर बताया गया था वो बताया है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संथाली। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो इसमें कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो ये नहीं जोड़ी गई है कोंकणी। बोडो, डोगरी, संथाली ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई हैं और कोंकणी को 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है? ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र? तो इसमें हो जाएगा केवल 2, शहरी क्षेत्रों को ही स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को जोड़ा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। किसमें है? आर्टिकल 108 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो आपको बताना है भारत की सरकार का कानूनी नाम है आर्टिकल 300 के अनुसार द यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी देखो आप यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2021 में पूछा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है एंड भारत सरकार भारत संघ के नाम से बाद ला सकेगी या उस पर बाद लाया जा सकेगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति किससे संबंधित है? आर्टिकल 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। तो वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज त्रिपुरा। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा, असम, मेघालय व मिजोरम में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है और यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। पूरा रिपीट हुआ है क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर प्रावधान दिए हैं और नेक्स्ट है अनुच्छेद, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडॉक जजेस की नियुक्ति 127 में सही है, बिल्कुल। लोकसभा के अध्यक्ष आर्टिकल 93 बिल्कुल सही है। संसद के सदनों का कार्यकाल 83 में बिल्कुल सही है, 83 में सदनों के कार्यकाल के बात की गई है। एंड राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन आर्टिकल 88 में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन जो है वो आर्टिकल 86 में बात की गई है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है 88। तो आइए देखें, ये देखिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन जो है वो आर्टिकल 86 में बात की गई है, जबकि 88 में बात करें तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 88 में। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन से एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगी? तो हो जाएगा आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में उपबंधित किया गया है कि अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मत बराबर होने की दशा में उसके पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा आर्टिकल 100 के तहत। नेक्स्ट है संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में, सेम एज इट इज क्वेश्चन वही है, तो इसमें भी हो जाएगा आर्टिकल 100। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये 20 से 22 ऐसा है, 20 से 22 नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 23 से 24। क्या हो जाएगा? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 एंड 30 में बात की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 20 से 22 की जगह पे होना चाहिए 23 एंड 24। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन,
52 में राष्ट्रपति का निर्वाचन तो नहीं दिया गया है, उसमें सिर्फ राष्ट्रपति दिया है 52 में, आर्टिकल 52 में। एंड अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है। एंड अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति एंड 165 में राज्य का महाधिवक्ता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको बताया ही था कि वो नॉट करेक्ट होगा, वहाँ पे 52 में हो जाएगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में। बट उसमें क्या दिया था, उसमें दिया था राष्ट्रपति का निर्वाचन। यस, तो 52 में निर्वाचन की बात नहीं कही गई है, 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 51A में बात की गई है मौलिक कर्तव्य, 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 165 में राज्य का महाधिवक्ता। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी उपबंध है वो संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित है, ना कि 52 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध बताए गए हैं। तो ये बताए गए हैं आर्टिकल, किसमें संघ राज्य संबंध है, आर्टिकल 11 में। किसमें, तो आर्टिकल 11 में संघ राज्य संबंध बताए गए हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। आर्टिकल 11 में वही सेम संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। देन बात करेंगे भाग 8 की, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक वर्णित है। भाग 5 की बात करेंगे तो इसमें संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक की बात की गई है। एंड भाग 7 को प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया है, भाग 7 को। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। तो बिल्कुल वही हो जाएगा, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, आर्टिकल 72। नेक्स्ट है कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। एंड निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। जिनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। तो राज्य के आयोग का गठन का प्रावधान है आर्टिकल 243 के में। किसमें है, आर्टिकल 243 के, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 253। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानूनी बना सकती है। तो ये राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले विषय दिए हैं और उससे संबंधित अनुच्छेद दिए हैं। तो पहला विषय है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। तो आर्टिकल 50 बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46 बिल्कुल सही है यहाँ पे। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, आर्टिकल 43A, ये मुझे गलत लग रहा है, इसको देखते हैं आगे। एंड ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासनों की इकाइयों, तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन से ही आप समझ गए होंगे, आर्टिकल 40 इज करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। तो क्योंकि आर्टिकल 43 के तहत जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में ये संबंधित है आर्टिकल 43A, उसमें ये वाला नहीं होगा, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन ये नहीं होगा। आर्टिकल 43 में बात की गई है उद्योगों के कर्मकारों के संबंध में बात की गई आर्टिकल 43A में।
नेक्स्ट बात करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। तो सेम वही क्वेश्चन है, आर्टिकल 43A। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो यहाँ पे संबंधित है 267। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्य के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के हाथ में रखी जाती है ताकि वह अप्रत्याशित व्यय के पूर्ति के वास्ते तब तक के अग्रिम धन दे सकें जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 267। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं सुमेलित है। अनुसूचियों की बात की गई है, देन उसके प्रावधान दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का फॉर्म दिया है, बिल्कुल सही है। 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियां दी हैं, बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की है। एंड पहली अनुसूची में पंचायत, तो पहली अनुसूची में पंचायत की बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। पंचायत का प्रावधान 11वीं अनुसूची में दिया गया है। तो आइए देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तीसरी अनुसूची में शपथ, बिल्कुल सही। 7वीं में 3 विधायी सूचियां, 8वीं में भाषाएं दी हैं। पहली अनुसूची में बात की है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची के बारे में बात की गई है पहली अनुसूची में। वहीं बात करें तो पंचायत का प्रावधान है संविधान के 11वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये भी यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं सुमेलित है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल है। जनगणना संघ सूची, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं दिया गया है, ठीक है। और दल बदल विरोध ये 10वीं अनुसूची में, ये भी सही है, बिल्कुल। तो आइए देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है, तो यहाँ पे द्वितीय अनुसूची की बजाय क्या हो जाएगा, चौथी अनुसूची। कौन सी हो जाएगी, चौथी अनुसूची। उसके बाद 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य और एवं स्वच्छता राज्य सूची से व जनगणना संघ सूची से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, संघ और राज्य दोनों का विषय है। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले वह राज्य सूची का सिर्फ विषय थी, लेकिन अब इसको समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं। तो भारत की जो संघ सूची है उसमें 97 विषय सम्मिलित हैं। बात करेंगे अनुच्छेद 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। तो ये अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियों जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। भारत की संघ सूची में 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को ही है। इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि संघ सूची में सिर्फ कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को ही होता है। एंड राज्य सूची में कुल विषय हैं 66, वर्तमान में 61 रह गए हैं। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें कुल विषय 47 और वर्तमान में हो गए हैं 52। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। तो अनुसूची 7 हो जाएगा। इसमें सेम वही क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 11।
आर्टिकल 11 को संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 14 से लेकर 16 तक। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14 से लेकर 16, 14 तथा 16, सॉरी, इसमें आर्टिकल 14 तथा 16 की बात की गई है। यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D में उल्लिखित नीति निदेशक तत्व है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में यह निर्धारित किया था कि संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त समाजवाद शब्द है उसको समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39D के परिक्षेप में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को पढ़ने से सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बताना है आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर रोक अनुच्छेद 24 में बात की गई है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में बात नहीं है। नेक्स्ट है गैर कानूनी निरोध से संरक्षण 22 में, बिल्कुल सही है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 21 में, बिल्कुल सही है। लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 16 में बात की गई है, लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 16, बिल्कुल सही है। तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर रोक, ये शायद आर्टिकल 23 में बात की गई है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ। तो जो मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम पर रोक, ये आर्टिकल 23 में उल्लिखित है, ना कि 24 में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, जो छुआछूत से कौन सा है? आर्टिकल 17, कौन सा है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है और इसे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संसद में सन 1955 में अनटचेबिलिटी अपराध अधिनियम यानी कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो 21 के दायरे में कौन सा नहीं आता है? मृत्युदंड। बाकी सब आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में मृत्युदंड नहीं आता है। चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता परमानंद बनाम भारत संघ 1998 में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, विशाखा मामले में अनुच्छेद 14, 19 व 21 तथा स्वच्छ जल संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20 में प्रावधान है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस अनुच्छेद में 3 बातें उल्लिखित हैं। तो पहली बात है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के लिए समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्त्री का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए जाने के लिए समय प्रवृत्त विधि के अधिनियम अधिरोपित की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जाएगा। थर्ड है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाध्य
नहीं किया जाएगा, साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये किस अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी अल्पसंख्यकों या अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में बात की गई है कि इसके अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 24। अनुच्छेद 23 एवं 24 में बात की गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 23 एंड 24। वही आर्टिकल 23 में बात की जाए तो 23 के अकॉर्डिंग मानव का दुर्व्यवहार और बेगार इस प्रकार का अन्य बलात्संग प्रतिषिद्ध किया गया है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो मैंने डिस्कस किया ही था, आर्टिकल 24। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आर्टिकल 24। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो आर्टिकल 40 में राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। आर्टिकल 40 में किसकी बात की गई है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में बात की गई है। देखेंगे अनुच्छेद 40 जो कि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243 दिया गया है। तो आइए देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। 110 में धन विधेयक की बात की गई है। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिए गए हैं। 243 में दिया गया है स्थानीय स्वशासन से संबंधित। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 243 की बात की गई है, यहाँ पे 243 में दिया गया है न्यायिक पुनर्निरीक्षण और यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 243 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, आर्टिकल 243। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी। एंड आर्टिकल 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 43 में बात की गई है स्थानीय स्वशासन से संबंधित। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं सूची 1 एंड सूची 2। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं एंड उसके विषय की बात की गई है सूची 2 में। तो आइए इसको मैच करेंगे। अनुच्छेद 40 इसमें क्या दिया है? तो अनुच्छेद 40 में बताओ आप क्या दिया है? अनुच्छेद 40 में बात की गई है गांव पंचायत का गठन यानी कि ग्राम पंचायत का गठन बात की गई है अनुच्छेद 40 में। 41 में बात की गई है काम करने का अधिकार 41 में। एंड 44 में बात की गई है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। एंड आर्टिकल 48 में है कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था।
तो कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था आर्टिकल 48 में दिया गया है। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो 39A में समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों को संगठन, सही है बिल्कुल। 44 में यूसीसी समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। 48 न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत हो जाएगा क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आर्टिकल 50 में बात की गई है, ना कि 48 में। और ये नीचे भी देखो दिया गया है, आर्टिकल 50 में बात की गई है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है आर्टिकल 51। भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों का अक्षुण्ण रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा करने तथा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल 51 के सब क्लॉज है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 122। 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। यही देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो यह आर्टिकल 142 के तहत दाखिल किया जा सकता है। जो सुधारात्मक याचिका की अवधारणा है वो संविधान के अनुच्छेद 142 के विश्लेषण से निकलती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 के मामले में सुधारात्मक याचिका का प्रयोग किया गया था और यह प्राकृतिक न्याय के हनन के मामले में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 169। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन व उत्साधन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में और संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा के द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास किए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो इसे हर वर्ष 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, अगर राज्यसभा चाहे। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में एक विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, उसको प्रवर्त रहेगा। तो ये रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।
तो ये हो जाएगा आर्टिकल 350 क में यह बात बताई गई है। आर्टिकल 350 क में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकेगा जो वह सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो आइए देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है आर्टिकल 148 में। किसमें है? आर्टिकल 148 में। तो हो जाएगा ए पे 3। वित्त आयोग दिया गया है 280 में, तो वित्त आयोग हो जाएगा बी पे 2। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है आर्टिकल 323 ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। देन दिया है संघ लोक सेवा आयोग 315 में, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 3241। 3241 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3241 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा 301 से लेकर 307। नेक्स्ट देखेंगे संविधान के किस प्राविधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा 265। आर्टिकल 265 के तहत विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। अनुच्छेद 300 में है वाद और कार्यवाहियां। अनुच्छेद 368 में है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया की बात की गई है 368 में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 368 के तहत प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट फिर से आ गया है सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ मिलाना है। वित्त आयोग 280 में है, तो बी पे क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए बी पे 3 कौन सा है, तो ये वाले ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं किस में है? 312 में, तो डी पे 2 हो जाएगा। डी पे 2 यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, तो दोनों। अब नेक्स्ट देखेंगे संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन है 368 में, तो यहाँ पे ए पे 1, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ए पे 4, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड देन वित्तीय आपात आ जाएगा 360 में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 4312। संवैधानिक संशोधन 368 में, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। आपको ये तीनों तो पता ही होंगे आर्टिकल, तो आप इससे मिला सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे फिर से आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, और ये जितने भी आर्टिकल्स इसमें दिए हैं इनको तो आपको ज़रूर ही देख कर जाना है अपने एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये रिपीटेड आर्टिकल्स हैं और इन्हीं को बार बार मल्टीपल टाइम्स आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए 315 की बात की है, तो 315 में बात की गई है लोक सेवा आयोग की, ठीक है। और 360 में मैंने डिस्कस करवाया ही था पहले, तो उसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो 315 पे लोक सेवा आयोग, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 यहाँ पे कहाँ पे दिया है? बी का 4 यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये कट हो जाएगा। एंड बी का 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये डी, यानी कि ए और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। देन बात करेंगे अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या दिया गया है? हिंदी भाषा का विकास, यानी कि डी पे 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये हो जाएगा। एंड 341 में हो जाएगा अनुसूचित जातियाँ। तो 341 में अनुसूचित जातियाँ, 315 में लोक सेवा आयोग, 360 में वित्तीय आपातकाल एंड 351 में हिंदी भाषा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सूचियों वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है।
एंड इसमें दिया है विधि के सम्मुख समानता। तो विधि के सम्मुख समानता किसमें दी गई है? तो आर्टिकल 14 में बात की गई विधि के सम्मुख समानता। तो ए पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कार्य करने का अधिकार। तो कार्य करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 में। तो यहाँ पे हो जाएगा बी पे 4। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, तो ये दी गई हैं 42 में। तो हो जाएगा 1 एंड 2, 3 4 1 2 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विधि के सम्मुख समानता 14 में दिया गया है। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में। एंड कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियाँ 42 में। क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु अब 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बन चुका है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको भी आपको मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। तो अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो इसमें समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। 36 से स्टार्ट होते हैं, 36 से लेकर 51 तक। 74 की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा मंत्रिपरिषद। 368 में संशोधन की प्रक्रिया। तो ये हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार से संबंधित है, आपको पता ही है, मैच किया है ऊपर। अनुच्छेद 36 में राजनीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, जो संविधान के भाग किसमें दिया है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित किया गया है। एंड अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो इसमें बात की गई है अनुच्छेद 323 ए। ये किससे संबंधित है? तो ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। 324 में निर्वाचन दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 330। तो 330 में दिया गया है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। और 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए 2143 ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ भी सूची को आपको मैच करना है, आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल 148 की बात करेंगे तो 148 में दिया गया है, कौन सा होगा 148 में? 148 में होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट बात होगी आर्टिकल 76 की। तो आर्टिकल 76 में है भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल 75 में है, आर्टिकल 75(1) में है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 131 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पे डी पे 2 हो जाएगा। तो डी का 2 यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा 3142। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। तो मैच करते हैं पहले और देखेंगे यहाँ पे कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला दिया है अनुच्छेद 164 यानी कि अनुच्छेद 164। तो इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो बिल्कुल सही है, 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दी गई है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है। एंड अनुच्छेद 75 में बात की गई है संघीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 ये दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ भी मैच करना है आपको। आर्टिकल 14 समता का अधिकार, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 2 में क्या बात की गई है? तो आर्टिकल 2 में बात की गई है विधानतः नए राज्य को शामिल करना, आर्टिकल 2 में बात की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 111।
तो अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी पे 4 यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी करेक्ट हो जाएगा 2143। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित सही है ये बताना है आपको, नहीं बताना है, कौन सा सुमेलित सही है ये बताना है। तो अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 में संसद का गठन, अनुच्छेद 192 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई, एंड आर्टिकल 352 में आपात स्थिति की घोषणा। तो इसमें हो जाएगा 352 वाला करेक्ट, क्योंकि 352 में ही आपात स्थिति की घोषणा के बारे में बताया गया है। और यहीं पे बात करें तो भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, यानी कि अनटचेबिलिटी की बात की गई है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या वहां आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश या उसके किसी भी भाग के लिए आपात स्थिति की घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 के तहत। नेक्स्ट आपको फिर से मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे निर्वाचन की बात किसमें बोली गई है, तो निर्वाचन है 324 से लेकर 329 तक, इस अनुच्छेद में निर्वाचन की बात की है। नेक्स्ट है तो ए पे 3 यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है ए पे 3, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। यहाँ पे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं 369 से लेकर 392। नेक्स्ट है भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये दिया गया है सी पे 4 यानी कि 301 से लेकर 307, और डी पे दिया है 1 संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध 245 से लेकर 255 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर से देखेंगे निर्वाचन यहाँ पे 324 से 329, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 92 तक, भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307 तक, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध 245 से लेकर 255 तक की गई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान के पहले अंतः स्थापित किए गए थे और बाद में क्या कर दिए गए, उनको निरसित कर दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे कौन से अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पे है अनुच्छेद 32 क, फिर है अनुच्छेद 131 क, और फिर है 257 क, यानी कि 1, 3, 4 ये चारों हो जाएंगे, और 52 क में आपको पता ही है क्या है। तो यहाँ पे 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको निरसित कर दिया गया है। भारतीय संविधान के पहले अंतः स्थापित किए गए थे परंतु बाद में इनको निरसित किए गए अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 32 क, 131 क, 257 क, 144 क, 226 क, 228 क, 232, 238, 242, 259 आदि, ये सारे अनुच्छेद क्या हैं, इनको निरसित किया गया है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 32 क में राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना, संविधान 33वां संशोधन जो है, जो 33वां संविधान संशोधन 1977 की धारा 3 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया था, जो 43वां संशोधन था उसके द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 131 को। इसमें केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के अनुसार प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिता संविधान 43वां संविधान अधिनियम 1977 के द्वारा धारा 4 के द्वारा इसको निरसित किया गया है। तो आप इसी तरीके से 257 आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है।
तो यहाँ पे चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो आइए देखेंगे एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का वर्णन किया गया है। प्रथम अनुसूची में बात करें तो है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी में है भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले वेतन भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख दिया गया है दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है तीसरी में शपथ दी गई है। चौथी में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। पांचवी में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों का यानी कि एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। सातवीं में जो शक्तियों का बंटवारा दिया गया है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची जो है उनके बीच में। नेक्स्ट आठवीं अनुसूची में भाषाएं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है। 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगरपालिका पंचायत दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। और दल परिवर्तन के आधार पर, तो दल परिवर्तन किस में है? 10वीं अनुसूची में। तो बी का 1 हो जाएगा यहाँ पे। बी का 1 किस में है? तो बी का 1 इसमें है, तो ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। देन डी पे 2, तो डी पे 2 है सिर्फ सी वाले ऑप्शन में, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे देखेंगे 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो गोवा में लागू नहीं होंगे, बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होंगे, गोवा में लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची में है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, एंड 9वीं अनुसूची में है कौन सा? कतिपय अधिनियमों का संरक्षण। कौन सा है? कतिपय अधिनियमों का संरक्षण। 10वीं अनुसूची में आपको पता ही है दल बदल दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का कौन सा है? ए का 4। तो ए का 4 किस में दिया हुआ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दो में। देन पहली अनुसूची में बी का 1, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताया गया है और उसके विषय बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं अष्टम यानी कि 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषा की। तो सी पे 2 सिर्फ एक ही ऑप्शंस में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। चतुर्थ अनुसूची में बात की गई है इसकी राज्य भाषा की। किसकी बात की गई है? राज्य भाषा की। एंड षष्ठ यानी कि छठी अनुसूची में बात की गई है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, एंड 9वीं में भूमि सुधार की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको पता ही है चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। यस, आपको यही बताना है कि कौन सा सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधि बनाने का शक्ति वितरित करती है, बिल्कुल सही है। एंड संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ भी आपको सूची 1 को सूची 2 के बाद साथ में, और आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं कि आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, और सेम अनुसूची पूछ ली है, सेम आर्टिकल्स भी रिपीट हुए हैं, और भाग भी यहाँ पे पार्ट्स की भी बात हुई है, वो भी कई सारे रिपीट हुए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न एंड कितने क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए हैं। तो आप PYQs की इम्पोर्टेंस यहाँ से पता लगा सकते हैं कि PYQs को सॉल्व करना कितना ज़रूरी है।
तो आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में बात की गई है संघ, राज्य व संवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में बात की गई है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूचियों के बारे में। आठवीं अनुसूची में भाषाएं। नौवीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये यूपीपीएससी आरओ प्री री एग्जाम जो हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट फिर से आपको सूची सेकंड के साथ मैच करना है एंड सेम वही क्वेश्चन है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं। सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। एंड पांचवी सूची की बात करेंगे तो क्या है, पांचवी सूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जाति के प्रमाणन, इनके बारे में बताया है। एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। बाकी छठी अनुसूची में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए पे 2, ये देखो मैंने वही मैच किया है। एंड बी पे 4 असम, मेघालय। सी पे कौन सा है, फर्स्ट, तो सी पे ये हो गया फर्स्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची। एंड आठवीं सूची में है भाषाएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो तृतीय अनुसूची में आपको बताना है कि कौन सा उपबंधित है। तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही है ये भी। एंड थर्ड है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है अनुच्छेद 60 में। एंड 4 है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। यहाँ पे देखेंगे भारत की तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का क्या है, प्रारूप है। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे शेयर बाजार जो है वो संवर्ती सूची में नहीं है। शेयर बाजार सिर्फ कहाँ है, संघ सूची का विषय है। किसका है, तो ये संघ सूची का विषय है शेयर बाजार। बाकी वन संवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। डाकघर, बचत बैंक, ये भी संघीय सूची का है। एंड जन स्वास्थ्य, ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो यहाँ हो जाएगा पहली सूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है, आपको पता ही है। प्रश्नानुसार प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं केंद्र संघ शासित प्रदेश 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। एंड संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्न में से एक शेड्यूल का संशोधन आवश्यक होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पहला शेड्यूल। भारतीय संघ में अगर एक नए राज्य का गठन होता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है और ये भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित जो प्रदेश हैं 8, उन क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यदि भारत के नए राज्य का सृजन करना हो, सेम क्वेश्चंस है तो इसमें भी हो जाएगा पहली, सेम क्वेश्चंस एज इट इज वही दे दिया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई अनुसूची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा विषय संवर्ती सूची का है। तो यहाँ पे आपराधिक मामले जो है वो संवर्ती सूची का विषय है।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की व्यवस्था है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपराधिक मामले को समवर्ती सूची में रखा गया है, जबकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। वह वैदेशिक कौन से मामले, जो विदेशिक मामले हैं और रेडियो एवं दूरदर्शन, ये किसका विषय है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन एक समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्यों दोनों को है। किसी विषय पर केंद्र तथा राज्य द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होने पर केंद्रीय संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ भी सुमेलित करना है आपको। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और उसमें अवशिष्ट विषय ये बताने हैं किस किस में है। तो यहाँ केंद्र सूची में जनगणना केंद्र सूची के अंतर्गत आएगी, तो जनगणना आएगी केंद्र सूची के अंतर्गत, यानी कि ए पे 3rd हो जाएगा। तो ए पे 3rd है ये वाले ऑप्शंस में। बी पे 1 हो जाएगा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं, ये राज्य सूची में आती हैं। एंड समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का विषय है। बाकी अंतरिक्ष अनुसंधान ये अवशिष्ट विषय। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, कृषि। कौन सा हो जाएगा, कृषि जो है वो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये नहीं, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो शिक्षा जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सब है पुलिस, न्याय और जेल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से विषय राज्य सूची में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे है पुलिस, ये भी है राज्य सूची में, विधि तथा व्यवस्था ये भी है, कारागार भी है, दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। यहाँ भी पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस है, कानून व्यवस्था है, जेल है, बट आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज इट इज वही ले लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। तो यहाँ भी आपको बताना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया नहीं है, बाकी पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था ये तीनों ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विषय भारत में संघ सूची का नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा विषय भारत की संघ सूची का नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है, बाकी प्रतिरक्षा है, रेल है और निर्वाचन, ये चारों ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। तो यहाँ पे विधेयक सूची के बारे में बताया गया है और उसका वितरण का आधार क्या है ये बताया गया है। तो आपको बताना है संघ सूची, इसके वितरण का आधार क्या है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा संघ सूची, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी कि सामान्य हित के विषय। राज्य सूची में दिए गए हैं स्थानीय हित के विषय, एंड समवर्ती सूची में दिए हैं कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पे 3rd। तो ए पे 3rd है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये बताना है आपको कि किस के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लिस्ट 3rd के समवर्ती सूची में इनको शामिल किया गया है, विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में लिस्ट 3rd जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है।
तो ये उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट बात करेंगे, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? तो ये कोहिलो केस जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोहिलो केस, आइए देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका। IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का संबंध 9वीं अनुसूची से संबंधित है एंड इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि 24/4/1973 के दिन या उसके बाद किए गए सारे संवैधानिक संशोधन जिनके द्वारा 9वीं अनुसूची में संशोधन करके अगर कोई कानून उस अनुसूची में डाली जाती है तो वह संविधान के बुनियादी ढांचे की कसौटी पर क्या होगी? परिलक्षित है। अब 9वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन के द्वारा डाले गए किसी भी कानून को पहले जैसा संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और वह न्यायालय द्वारा संवैधानिक न्याय निर्णय का मोहताज है। जिस हद तक कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उस हद तक वह गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए हैं। आई थिंक 25 क्वेश्चंस और रह गए हैं इसमें, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये क्लास भी आपकी 1 घंटे से ऊपर हो गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 और भी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।